दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर गवर्नमेंट टू मेक लेबलिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सिंपलर और द हिंदू में छपी खबर जीरो बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जैविक कृषि और जीरो बजट जैविक कृषि। बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का कारण बनी हुई है। इस बढ़ती जनसंख्या की भोजन आपूर्ति की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सवाल बस इतना ही नहीं है कि इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराना है। अहम सवाल तो यह है कि उपलब्ध भोजन कितना पौष्टिक और स्वस्थ है। मानसून की अनिश्चितता, कीटों के प्रभाव और मृदा की कम उर्वरक शक्ति जहां उत्पादकता पर असर डाल रही है, वहीं पोषण का मसला भी एक बड़ा सवाल है। एक तरफ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.7% बच्चे अंडरवेट हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 119 देशों की फहरिस्त में 103वें पायदान पर है। ऐसे में जाहिर है कि ऐसे विकल्पों को खोजना ही होगा जो उत्पादकता और पोषण दोनों की महत्ता को समझते हुए समस्या का निदान करें। ऐसे ही एक विकल्प के रूप में जैविक कृषि को देखा जा रहा है। इसकी महत्ता को देखते हुए उत्तर पूर्व राज्यों में जैविक कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए MOVCDNER नामक योजना लागू की गई है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भी जीरो बजट जैविक खेती का जिक्र किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जैविक कृषि के समक्ष चुनौतियों को नजरअंदाज करके इसका पूर्ण लाभ उठाना संभव नहीं है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जैविक कृषि और जीरो बजट जैविक कृषि या ZBNF क्या है। साथ ही जैविक कृषि के फायदे, नुकसान और इसकी व्यवहारिकता को भी समझना होगा। आइए जानते हैं कि क्या है जैविक कृषि और जीरो बजट जैविक कृषि। खेती की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के बिना या कम प्रयोग से फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाते हुए फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। वहीं जीरो बजट जैविक कृषि खेती करने के तरीकों का एक समूह है जिसमें बिना किसी प्रकार की लागत के कृषि के प्राकृतिक तरीकों को अपनाने की बात कही जाती है। इसे ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ZBOF यानी जीरो बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। ZBNF बाहर से किसी भी प्रकार के इनपुट के कृषि में इस्तेमाल का खंडन करता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक सुभाष पालेकर के अनुसार किसानों के कर्ज के दुष्चक्र से निजात का सरल तरीका ZBNF ही हो सकता है। उनकी चिंता है कि क्यों किसान सबके लिए अनाज उगाने के बावजूद अपने लिए बीजों की उगाई करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में भारतीय किसानों के संबंध में जैविक कृषि की व्यवहारिकता को समझना होगा। जैविक कृषि के फायदे और भारतीय किसानों की इसके प्रति समझ पर करते हैं चर्चा। हरित क्रांति ने जहां एक ओर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में क्रांति का काम किया है, वहीं रसायन और कीटनाशकों के प्रयोग ने इंसान, मृदा और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाला है। जैविक खेती से खेती के दो महत्वपूर्ण स्तंभ किसान और मिट्टी दोनों को ही लाभ पहुंचता है। जैविक कृषि से न केवल मृदा की वास्तविक उर्वरा शक्ति बनी रहती है, बल्कि फसलों के लिए की जाने वाली सिंचाई के अंतराल में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है और वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। इस विधि से मृदा को ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो मृदा में अघुलनशील होने के साथ साथ सूक्ष्म जीवों पर असरदार होते हैं, जिससे न केवल मृदा की उर्वरता बढ़ती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इन सभी फायदों के अलावा भारतीय किसानों की एक बड़ी समस्या ऋणग्रस्तता से मुक्ति के विकल्प के रूप में जैविक कृषि और ZBNF एक रामबाण है। किंतु इन सभी लाभों के बावजूद भी भारतीय किसान ना तो इस विधि का इस्तेमाल करने में पूरी तरह सक्षम है और ना ही इसके मृदा
और पर्यावरण संबंधी लाभों के प्रति जागरूक। हालांकि कुछ चुनौतियां इस मार्ग में बाधा का काम कर रही हैं। तो चर्चा करते हैं जैविक कृषि के समक्ष चुनौतियों की। एक लंबे समय से सरकार सिंथेटिक उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देती आ रही है। इसके मुकाबले जैविक कृषि के लिए यह सब्सिडी बहुत कम है। रासायनिक खेती किसानों को कर्ज और उर्वरक कंपनियों को मुनाफा देती है, जिसके चलते सरकारी संस्थागत समर्थन का अभाव है। किसानों को शुरुआती हानि की भरपाई के लिए न तो कोई सुरक्षा दी जाती है और न ही प्रोत्साहन। ऐसे में नया किसान जोखिम से बचता है और सिंथेटिक उर्वरक आधारित कृषि को एक अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखता है। इसके बाद भी जो किसान जैविक कृषि करते हैं, उनको जैविक उत्पाद की मंडियों की कमी से रूबरू होना पड़ता है। साथ ही साथ जैविक कृषि संबंधित प्रोसेसिंग सुविधाओं के अभाव का भी सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से जुड़े मसले इसके मार्ग को अधिक कठिन बनाते हैं। हालांकि सरकार ने बीते दिनों प्रमाणीकरण और लेबलिंग की प्रक्रिया को लचीला बनाने की बात कही है, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द इसको सरल बनाना होगा ताकि जैविक कृषि और उससे जुड़े किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि अनुसंधान तंत्र का लचर होना भी जैविक कृषि के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हाल ही में जैविक कृषि से नई तकनीकों को जोड़ने को लेकर सुभाष पालेकर ने नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। उनका कहना है कि जैविक कृषि में अधिक तकनीकी प्रयोग के चलते यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बड़ा कारण बनती जा रही है। इसके लिए उन्होंने जैविक कृषि के बजाय प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया है। इससे इतर ऋण से जूझ रहे किसानों के लिए जैविक कृषि की प्रासंगिकता को इससे होने वाले आर्थिक लाभों से जोड़कर देखना भी बेहद जरूरी है। आइए डालते हैं एक नजर जैविक कृषि के आर्थिक महत्व और इस क्षेत्र से जुड़ी कुछ मिसालों पर। उच्च उत्पादन लागत, ऋण के लिए उच्च ब्याज दर, फसलों की बढ़ती घटती बाजार कीमतों, मानसून की अनिश्चितता और निजी बीजों के कारण भारतीय किसान तेजी से कर्ज के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। ऋण भारत में सभी आकार के किसानों के लिए एक समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में जीरो बजट जैविक खेती ऋणों पर निर्भरता को खत्म करने और उत्पादन लागत में भारी कटौती करने का मार्ग दिखाती है। आज दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत अधिक मांग होने के बावजूद आपूर्ति करने में हम सक्षम नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर सिक्किम की टेम चाय की विश्व भर में भारी मांग है, लेकिन उसकी आपूर्ति उसकी मांग से कम है। ऐसे में हमें सोचना ही होगा कि कम से कम हम उस क्षेत्र में आपूर्ति कर पाएं जहां आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित है। ऐसे समय में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीरो बजट जैविक खेती कारगर साबित हो सकती है। इसमें फसल की कीमतों में कमी आने का खतरा भी बहुत कम होता है। इससे न केवल किसानों में आर्थिक सुरक्षा की भावना प्रबल होती है, बल्कि अधिक से अधिक युवाओं के कृषि कार्यों में संलग्न होने की संभावना भी बढ़ती है। इसी क्षेत्र की मिसालों की बात करें तो जनवरी 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना। आज सिक्किम में खेती सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है, जिससे सुरक्षित भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं और कृषि पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होती है। बीते समय में आंध्र प्रदेश ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश के 6 मिलियन कृषक परिवारों को एक अभूतपूर्व वैश्विक पहल के हिस्से के रूप में 2022 से 2024 तक प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास चल रहा है। वहीं हाल ही में केरल के सूरज नामक छात्र ने ZBNF का उपयोग पर्यावरण के अनुरूप कर प्रोजेक्ट अर्थवॉर्म की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने जैविक किसानों के साथ मिलकर चावल, कंद और अन्य फसलों की 100 से अधिक किस्मों का संरक्षण किया। साथ ही उन्होंने पौधों को पोटेशियम और फास्फोरस की आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के बजाय सूक्ष्म जीवों को मिट्टी में डालकर अच्छी उपज उगाई। इस उपलब्धि के लिए उन्हें केरल में सर्वश्रेष्ठ किसान छात्र के लिए
कृषक ज्योति अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे समाज में हैं, किंतु सरकार को आवश्यकता है कि ऐसी मिसालों को पहचान कर उन्हें समाज के सामने लाएं, ताकि किसान रासायनिक तकनीक से इतर होकर नए प्रयोगों को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहे। ऐसे में देखना होगा कि क्या हो आगे की राह। अन्न का मानव सभ्यता की शुरुआत से ही नाता है। जैसे जैसे संस्कृति पुष्ट होती रही है, वैसे वैसे अन्न भोजन पोषण में भी कई स्तरों पर बेहतर होते जाने की कवायद चलती रही है। जैविक कृषि या ZBNF पोषण और स्वास्थ्य दोनों का संतुलित रूप उपलब्ध कराती है, लेकिन सरकार पर हमेशा ही इसके साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह रासायनिक कृषि क्षेत्र से अवांछित सब्सिडी को हटाए और देश भर के किसानों को जैविक खेती के तरीकों से अवगत कराते हुए उनकी आजीविका को बढ़ाए। सरकार ने जैविक खेती को विकसित होने का समान अवसर रासायनिक कृषि के मुकाबले बहुत कम दिया है। इसी कारण नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट्स, परंपरागत कृषि विकास योजना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट यानी MOVCD-NER बहुत कम जमीन को कवर करते हैं। जैविक खेती के तहत 23.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो भारत में कुल खेती योग्य भूमि यानी 181.95 मिलियन हेक्टेयर का मात्र 1.27% है। इस क्षेत्र को अधिक से अधिक जैविक खेती के तहत लाना होगा, जिसके लिए युवाओं को कृषि में अपने रोजगार खोजने होंगे। कृषि विशेषज्ञों की प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि युवा पीढ़ी खेती को लाभहीन व्यवसाय मानती है, जो बिना किसी प्रतिफल के कई महीनों की मेहनत और निवेश की मांग करती है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना होगा जो यह विश्वास दिलाए कि कृषि भी एक आशाजनक व्यवसाय हो सकता है। इन सब से अलग भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों को और अधिक सशक्त बनाते हुए इन विश्वविद्यालयों को डायरेक्ट किसानों से जोड़ना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। किसान मेलों का आयोजन, किसान हाट आदि ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अनुच्छेद 48 क और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखकर ही हमें कृषि संबंधित नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और विकल्पों को चुनना होगा। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, भोजन आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि और ZBNF को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। जैविक कृषि और ZBNF को स्पष्ट करते हुए कथन का मूल्यांकन कीजिए।